संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? हम हमेशा कक्षा में वही प्रश्न लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, कभी कोशिश करेंगे कोई टॉपिक समझाना हुआ तो उसके लिए अलग से भी प्रश्न डिजाइन करें। तो कितने प्रकार की है बताएंगे? 3 प्रकार। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग निम्नलिखित 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? CHSL एग्जाम का प्रश्न है, बताओ। विधायिका क्या अंग होता है? जी भैया, लॉ मेकिंग के लिए होता है। कानूनों की व्याख्या के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। मीडिया नहीं होता है, मीडिया नहीं होता है। अर्थात क्या बोलेंगे? केवल 1 और 3 ही हैं, केवल 1 और 3 जो कि सरकार के अंग हैं। ओके। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है उसको क्या कहते हैं? कार्यान्वयन। एक टर्म आपको पकड़नी थी, क्या बोलेंगे आपका? कार्यान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन या कार्यान्वयन कौन करेगा? आपका एडमिनिस्ट्रेशन, वो कार्यपालिका देखेगी आपका। NTPC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? जो हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका में जो शक्तियां दी उसको कैसा वितरण हम कहेंगे आपका? तो शक्ति का क्या वो आपका साथी लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या वर्टिकल था? आप बोलेंगे भैया हॉरिजॉन्टल था, शक्ति का क्षैतिज वितरण था। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग, 3 फंक्शंस होते हैं। कौन से 3 ऑर्गन्स हैं आपका? एक तो लेजिस्लेचर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया और एक जुडिशरी हो गया। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है बताएं? राज्य के किसी भी अंग के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती देना। बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे? तीनों अंगों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहता है। ऐसा थोड़ी एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, नहीं भैया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, कि तीनों के बीच क्या बना रहे आपका? क्या सुनिश्चित करेगा? कि भैया तीनों के बीच सत्ता का एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? ये कल का क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, जरा आंसर करें। कल का क्वेश्चन होगा। कल मैंने आपको बताया था सरकार एकात्मक हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है। यूनिटरी होने का मतलब क्या है? कि जितना भी शक्ति या संसाधन होगा सिर्फ एक सरकार के पास में होगा। तो एकात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने कहा था यूपीएससी के मामले में भारत की सरकार क्या हो जाती है? एकात्मक सरकार हो जाती है। देखो, कई तो स्वतंत्र न्यायपालिका कह रहे हैं, हमारे देश में नहीं है स्वतंत्र न्यायपालिका। और हमारा देश कैसा? अर्धसंघात्मक है। इसका तो अर्थ नहीं बनता। शक्तियों का विभाजन कहाँ पे होता है आपका? भारत में होता है आपका शक्तियों का विभाजन। या मैंने बताया था कल आपको, जो संघात्मक राज्य होता है उसमें शक्तियों का हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। बताया था ना, विकेंद्रीकरण कल मैंने समझाया था। तुम ऐसे तो नहीं हो भैया, हमें वो 2-4 फैक्ट बता दो, एग्जाम वाले ऐसी क्लास कर दो, टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन और सब कुछ कवर। ऐसा लिखवा दूं क्या? ऐसे ऐसे बनोगे? उससे बचना है। 50 क्वेश्चन में पॉलिटी खत्म। लिखित संविधान, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भैया किसी का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। भैया क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? भारतीय संविधान के अनुसार, बताएं एक बार। अच्छा, ये पूछा है कौन सा अंग नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करेंगे भाई। मैंने लिख दिया कौन से अंग है, कि विधायिका और न्यायपालिका, केवल एक और दो। कौन सा अंग नहीं है? केवल 2 हो जाएगा। केवल 2, केवल 2। बहुत सारा थैंक यू। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस तरह की मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे माफ करेंगे दोस्त। ठीक है भैया, इस तरह की गलती हो तो। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक देश अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान उदाहरण लेते हैं, कि हम पाकिस्तान के बिना भी संप्रभु हो सकते हैं और उसके साथ भी संप्रभु हो सकते हैं। क्या एकदम से ठीक है? यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सही है, गलत है। इनमें से कौन सा विचारक है जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है।
एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए। जेई में सबसे अच्छी, एसएससी के किसी भी लेवल में सबसे अच्छी जीएस जो पूछी जाती है वो जेई के लिए पूछी जाती है। ओके, क्या बोलेंगे आपका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को किसने डिफाइन किया था? आपका रूसो ने। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जाता है? अगर हम टॉपिक के कभी भी बाद में 2-4 प्रश्न, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी चीज़ है, इससे प्रैक्टिस होती है। इससे शानदार कोई चीज़ नहीं हो सकती। बताइए भी, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, एटलीस्ट वो तो पता चले। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के, कोई प्रतिबंध नहीं है, सवरीन भी है, तानाशाही करने वाले सम्राट को, तानाशाही तो कर ही रहा है तो उसको तानाशाही मत क्या देना कि भैया डिक्टेटरशिप का है तो डिक्टेटर कहा जाएगा। उसमें एक शब्द जोड़ दिया उसने, सिर्फ इतना बोलता बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला, तो तानाशाह हो जाता। क्या हो जाता फिर? तानाशाह हो जाता। लेकिन वो तानाशाह होने के साथ में सवरीन भी है, तब उसको बोलते निरंकुश। प्राचीन समय के राजाएं, ऑटोक्रेसी इसी को कहा जाता है, और उसको ऑटोक्रेट कहा जाता है, निरंकुश बोलेंगे। बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाला तानाशाह, और पूर्ण संप्रभु हो और आपका बिना प्रतिबंध के, तब वो उससे भी सुप्रीम लेवल हो जाता है, तानाशाह से भी ऊपर हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे आपका भैया? ऑटोक्रेसी हो जाती है, ऑटोक्रेसी, निरंकुशता की भावना आ जाती है। भारतीय संविधान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार, यानी कि मैंने आपको समझाया आज ही, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इनर और आउटर सवरीन हमारी कंट्री है, क्योंकि कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। अब ऐसा थोड़ी हम अमेरिका के हिसाब से काम करेंगे कुछ, या पाकिस्तान जो कह देगा हम उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं भैया, हम बाहरी संप्रभु हैं। देश से बाहर के जो डिसीजन है उनको हम ना मानने के लिए भी, अमेरिका ने क्या बोला है, हम संप्रभु, हम डिसीजन लेंगे कि हम नहीं करेंगे इस चीज को, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। समाज के प्रत्येक वर्ग को साधना, वो समाजवाद होता है। पिछड़े को भी साधा जाए, समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचे, ये समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष होने की बात आगे करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म की तरफ झुकाव ना होना, सिक्योर आप जानते हैं। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? कहाँ का संविधान सबसे पहले बना है? बोलो भाई फटाफट से बताएंगे। यूएसए, 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 एकदम से ठीक है। क्यों आपका यूके क्यों नहीं? क्योंकि तैयार होने की बात हो गई। हमने बोला जब प्रिपेयर होता है तो प्रिपेयर होने का मतलब है लिखित है, और अलिखित तो कैसा होता है? वो डेवलप्ड होता है। ये मेड होता है, मेड, बनाया जाता है। ये प्रिपेयर, वर्ड्स पे ध्यान देना, छोटे छोटे वर्ड्स पे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस शब्द को ना लिख के बोलता कि पहला संविधान किस देश का, तो हम यूके बोलते, लेकिन प्रिपेयर शब्द आ गया। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? क्या बोलेंगे? छुटकू प्रश्न, उड़ा दो इसको। कौन सा है? ब्रिटेन का है। इसका है? ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना था? 1,17,369 शब्द, और अभी तो वर्तमान में 1.5 लाख हो चुके हैं शब्द, ठीक है, बढ़ते बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था? ऑस्टिन।